हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्याय 1 को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं उन सब को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 1 जिसका शीर्षक क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन जब बात कहाँ की आती है, कहाँ की, इसके लिए हमें थोड़ी बहुत मानचित्रों की भी समझ होनी चाहिए या हमें मैप देखना आना चाहिए कि कहाँ ये सारी घटनाएं हुई हैं। मैप देखने से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और भारत का मैप जो है वो आप लोगों के माइंड में होना चाहिए थोड़ा बहुत। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आप लोग ईसवी और ईसा पूर्व भी समझ लो। अब मान लो जैसे यह एक लाइन है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये ईसा मसीह के जन्मदिन की ये लाइन है। ऐसे मान लो ये ईसा मसीह के जन्मदिन की लाइन है और ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही करते आज हम लोग 2021 तक आ गए। तो ये जन्म के बाद की लाइन है तो इसको हम ईसवी बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, ईसवी। और या तो हम एडी, एनो डोमिनी भी बोलते हैं। और अगर हम इधर बढ़ते हैं, इधर 1 2 3 4 5, तो ये जो है ये ईसा मसीह के जन्म के पहले, जन्म के पहले, या इसको हम ईसा पूर्व भी बोलते हैं या बीसी बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। अगर हम राइट हैंड की तरफ बढ़ते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी ईसवी बोलते हैं या एडी, एनो डोमिनी भी बोलते हैं। और अगर लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तब हम लोग ईसा मसीह के जन्म के पूर्व या जन्म के पहले या ईसा पूर्व या हम लोग बीसी बोलते हैं। और यह पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस बुक में 2000 एडी को बेस बनाया गया है, फिर आपको साल दिया गया है। अब जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कि 8000 वर्ष पूर्व, तो इसका ईसा पूर्व कितना होगा, तो बताइए। तो पहले तो हम इसमें से 2000 लेस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6000 ईसा पूर्व। ये आप लोग ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं आखेटक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे, मतलब इकट्ठा किया करते थे। जैसे जड़ हो गया, फल हो गया, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते थे, संग्रह किया करते थे। तो उन्हीं को हम लोगों ने क्या कहा, संग्राहक कहा। और आखेटक कौन होते, तो ये लोग शिकारी लोग होते हैं। जैसे कुछ आखेटक जानवरों का आखेट करते थे, आखेट मतलब शिकार और आखेटक मतलब शिकारी होता। अब देख लेते हैं कि नर्मदा नदी ये कहाँ पे है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। ये यहाँ पे लोग रह रहे थे, ये नर्मदा नदी है, ठीक है। फिर ये हमारी किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, ये हमारी गारो की पहाड़ियाँ हैं। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सुलेमान की, ये किरथर और ये गारो की। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फिर से चैप्टर की तरफ। अब उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियाँ अभी आप लोगों को दिखाया है। इन्हीं क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने रहना आरंभ किया और सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। चलो देख लेते हैं कहाँ पे हैं, अभी बताया। उत्तर पूर्व में ये गारो की पहाड़ियाँ हो गई और मध्य भारत में ये विंध्य की पहाड़ियाँ हो गई। ये आप लोग ध्यान रखना। यह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। अगर क्वेश्चन आए कि कृषि का विकास किस तरफ हुआ, तो उत्तर पूर्व में गारो या मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सेम वैसे ही। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब विंध्य कहाँ है,
यह देखो, ये विंध्य है और इसके उत्तर में स्थित है, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। कोई पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं पूछेगा सीबीएसई वाला आप लोगों से, सिर्फ ये पूछेगा सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया। 3 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन में से ये भी हो गया विंध्य के उत्तर, तो हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। 2500 वर्ष पूर्व गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती नगरों का विकास हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देश के लिए प्रायः इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन बने वो सब क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख किसमें है, तो संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ये आप लोग ध्यान रखना। और ये संस्कृत की आरंभिक कृति है, कितनी वर्ष पुरानी है, तो लगभग 3,500 वर्ष पुरानी है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अब हम बात करते हैं कि पांडुलिपि। तो पांडुलिपि क्या होती हैं, तो यह पुस्तक के हाथ से लिखी होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मेनू से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ है या से निकला है। नेक्स्ट, पांडुलिपि प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ से की छाल से भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इन सभी प्रकार के विषयों की चर्चा में किसमें मिलती है, तो पांडुलिपि में मिलती है। ये है पांडुलिपि का आपका चित्र, ऐसी होती है पांडुलिपि। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अभिलेख को समझने की, अभिलेख क्या है, तो ये हमारा अभिलेख है। ये इसको हम अभिलेख बोलते हैं। ये अभिलेख है, इस तरीके से अभिलेख लिखे जाते थे। तो ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण को उत्कीर्ण करवाया है। लगभग 22,050 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, कांधार से। और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन बन सकता है कि कांधार में मिला अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है, तो किस लिपि में लिखा गया है, यूनानी तथा अरमाइक लिपि में लिखा गया है। अब पुरातात्विद की बात कर लेते हैं। जैसे कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, पुरातात्विद कहलाता था। और पुरातात्विद का काम क्या होता था, चलिए वो देख लेते हैं कि पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वह औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। पुरातात्विद जानवरों तथा चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। पांडुलिपियाँ
अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों को इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। मतलब सोर्स, जैसे पांडुलिपि से उन्हें कोई सोर्स मिल गया, या अभिलेख से उन्हें किसी चीज़ की जानकारी मिल गई, या पुरातत्व, जैसे पुरातत्व हमारी जैसे ईंटें हो गई, हड्डियाँ हो गई, इनको हम पुरातत्व बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाती है। तो इन्हीं को इतिहासकारों ने स्रोत कहा या सोर्स कहा। ये आप लोग ध्यान रखिए, इंग्लिश में सोर्स बोलेंगे। और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करे, मतलब पिछली बातों का, जो बीत गया है उन चीज़ों का अध्ययन करे। अब थोड़ा तिथियों के बारे में देख लो। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में इसी को हम क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ये आप लोगों को पहले ही अभी बता दिया हमने। और अंग्रेजी में ये तो अब दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजी में एडी और हिंदी में क्या बोलेंगे, ईसवी। इसका तात्पर्य एनो डोमिनी, ईसवी अर्थात ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। मान लो अगर जैसे आप राइट की तरफ बढ़ते हो तो ये वही है, एडी या एनो डोमिनी, या हमको ईसवी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी एडी की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, सीई लिखते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एरा। और बीसी की जगह क्या लिखते हैं, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। अब सीई तथा बीसीई इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का उपयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। ये आप लोग ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया। तो क्या है, तो अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती। यहाँ पे आप लोग मिस्र कर लेना, मिस्र से मिलती है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में मिले हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिन्हें कारतूस कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारतूस क्या है, तो क्या जवाब होगा कि राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाना, इसको कारतूस कहा गया है। अब इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। अब क्या है, अब जैसे उन्होंने एल के लिए शेर का यूज हुआ है, ठीक है, और ए के लिए बर्ड, ये आप लोग ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ भी एल के लिए शेर और यहाँ भी एल के लिए शेर, और ए के लिए बर्ड और यहाँ पे भी ए के लिए वर्ड है। ये जैसा कि तुम देखते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वह आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। अब देखो, अब जितने भी क्वेश्चन बने हैं इस चैप्टर से, उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे अब कि कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। तो कॉमन एरा क्या है, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा। क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ऑप्शन सी, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। ऑप्शन डी, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एवं नया एरा। ये सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये हमने अभी आप लोगों को ऊपर पढ़ाया। कहाँ पे है, ये देखो। तो इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का उपयोग सामान्य हो गया। तो बताइए अब इसका सही जवाब क्या होगा कि क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2014 में आया हुआ है। तो कौन सा क्वेश्चन है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वह कौन से थे, गंगा तथा यमुना दोआब, दक्कन तथा कोंकण, नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा किरतर पहाड़ियाँ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अभी देखो ये ऊपर पढ़ाया था, कहाँ गया, ये
सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने रहना आरंभ किया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ पर मनुष्यों ने सर्वप्रथम रहना प्रारंभ किया 8000 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र, गंगा का दक्षिण क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो अभी दिखा रहे हैं। ये देखो, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण, ये आप लोग ध्यान रखना। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा के दक्षिणी क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कोई क्वेश्चन मैं अपने आप से नहीं लिख रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में रहते थे, पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत या उत्तर भारत। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सारे गलत हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम भारत में भरत लोगों का एक समूह रहता था। ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई है, ब्राह्मी, सौरसेनी, प्राकृत, संस्कृत। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। हाँ, सही है। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ये भी सही है। तो हमारा इसमें ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको उसमें पूरी हिस्ट्री करवाऊंगा, ज्योग्राफी करवाऊंगा और पॉलिटी। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जितनी हो सके उससे ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।